हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और चैप्टर नंबर 11 मतलब चैप्टर नंबर 11 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। और वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ इस वीडियो की पीडीएफ का पूरा क्रेडिट कुमार IAS सर को जाता है। ठीक। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति क्या होता है? ठीक, एक संस्कृत शब्द है, ठीक, और जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। ठीक, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यह जो है एक विशेष प्रकार का शिलालेख हुआ करता था, यानी कि शिलालेख पर राजा की प्रशंसा की जाती थी और उसी को प्रशस्ति कहते थे। ठीक। और इसके साथ जो है हम आगे बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें क्या हुआ करता था? देखो, सिंपल भाषा में कहें तो जो राजा जो है वह अपने राज दरबार में शिलालेख पर अपनी प्रशंसा लिखवाया करता था। ठीक, जैसे राजा महायोद्धा, महाकवि है, ठीक है ना, और किसी से हारा नहीं है, भगवान के समान है, इस प्रकार की तारीफ किया करता था और वही तारीफ जो है प्रशस्ति कहलाती है। ठीक। आगे बात की जा रही है सॉरी, संस्कृत में एक कविता, ठीक, और लगभग जो 1700 वर्ष पूर्व की बात है और इसकी रचना जो उसके दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। ठीक, और यह इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है। यह जो कविता है वह इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर जो है अंकित है। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक, तो समुद्रगुप्त एक महान राजा रहा है गुप्त वंश का, और आपको पता होगा यह भारत का नेपोलियन कहलाता है। ठीक। आगे इसमें जो है इसकी जानकारी दी गई है। इसकी जानकारी हमें इसकी जो प्रशस्ति से मिलती है और इस प्रशस्ति में जो है इसकी तारीफ के रूप में क्या क्या कहा गया है। यह एक महान योद्धा था। ठीक, राजा के रूप में जो है सर्वश्रेष्ठ था, विजेता था और एक विद्वान व्यक्ति था, कवि था और भगवान के बराबर था। ठीक, कौन? समुद्रगुप्त। ठीक। आगे बात की जा रही है कि प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें उसे साम्राज्य विस्तार का भी वर्णन किया गया। ठीक, और साम्राज्य विस्तार से मतलब है अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, दूसरे राज्य पर कब्जा करना, या तो हथियार से या फिर जो है उसे मनमाने से, यानी कि उसे राज्य से, ठीक है ना, और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यही साम्राज्य विस्तार की नीति हुआ करती थी। ठीक। आगे बात की जा रही है उनके कुछ अन्य गढ़, ठीक है, सिक्कों पर भी जो है दर्शाए गए हैं, जैसे बीड़ा बजाना। ये समुद्रगुप्त के समय के सिक्के हैं और उस पर समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाते हुए जो दर्शाया गया। ठीक है ना, तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा है जो बीड़ा बजाता था? तो वो समुद्रगुप्त है। ठीक। सॉरी। आगे बात की जा रही अन्य शासकों के प्रति उनकी नीतियाँ क्या थी। ठीक, जो समुद्रगुप्त के समकालीन जो अन्य राजा थे, ठीक है ना, उन राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियाँ क्या थी? आर्यावर्त के शासकों को उखाड़ फेंका, ठीक है ना, और इसके बाद आगे बात की जा रही उनके राज्यों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। सिंपल है, अभी हमने बात की थी साम्राज्यवाद विस्तार की, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये साउथ इंडिया हो गया, और साउथ इंडिया में ये आपका हो गया नॉर्थ इंडिया। ठीक, तो नॉर्थ इंडिया में आपको पता होगा सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्हीं का जो साम्राज्य था, ठीक है ना, वो आर्यावर्त। तो उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है ना, और अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया। ठीक। आगे बात की जाए तो दक्षिणापथ के शासकों ने सामने आत्मा समर्पण कर दिया, लेकिन जो उन्होंने फिर उसे शासन की अनुमति दे दी। ठीक, और दक्षिणापथ के जो राजा थे, इन राजाओं ने जो है समुद्रगुप्त के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में आत्मसमर्पण के बाद जो है ना समुद्रगुप्त ने यह अनुमति दे दी कि वे राजा अपना शासन करें। ठीक। आगे बात की जा रही है असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के गढ़, जिसमें संघ जैसे जो पड़ोसी राज्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों का जो है पालन किया। ठीक। आगे बात की जा रही है कुषाणों और शकों के वंशज। ठीक, कुषाणों और शकों के वंशज प्लस जो है श्रीलंका के शासकों ने जो है उसके सामने आत्मसमर्पण किया था और अपनी विवाह में अपनी बेटियां पेश की। ठीक, यानी कि कौन कौन से थे? देखो, कुषाण थे, शक थे और श्रीलंका के शासक थे। इन्होंने
जो है समर्पण कर दिया समुद्रगुप्त के सामने और वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। ठीक, आगे बात की जा रही है वंशावली के बारे में। ठीक, जैसे बात करें कुमार देवी के बारे में। ठीक, कुमार देवी जो है ये समुद्रगुप्त की माता थी और लक्ष्मीगढ़ की थी। ठीक, बात करें चंद्रगुप्त के बारे में तो ये चंद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त के पिता थे और महाराजा धीराज की भव्य उपाधि अपनाने वाले राजवंश के पहले शासक थे। ठीक, गुप्त वंश की बात करें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे और चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था वो था आपका समुद्रगुप्त। ठीक, और समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, आगे बात की जा रही है समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में याद कर लेना कालिदास कवि थे और आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे और उनके दरबार में थे। ठीक, आगे बात की जा रही है हर्षचरित के बारे में। तो एक महान रचना है हर्षचरित और जो है ये हर्षवर्धन की जीवनी है और उनके दरबारी कवि जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है हर्षचरित किसकी रचना बाणभट्ट की और हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और हर्ष की वंशावली इसमें जो है दर्शाई गई है। ठीक, एंड आगे अगर बात करें तो उसके राजा बनने के साथ जो है यह समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे पल्लव और चालुक्यों के बारे में। तो ये पल्लव और चालुक्य जो है साउथ के राजा थे। ठीक, कह सकते हैं साउथ के वंश थे। पल्लव साम्राज्य की बात करें उनकी राजधानी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। ठीक, आगे बात करें तो पल्लवों की राजधानी ये आपकी कांचीपुरम थी। क्या पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। एंड आगे अगर बात करें तो चालुक्य साम्राज्य के बारे में तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब के आसपास का क्षेत्र जो है चालुक्य साम्राज्य था एंड राजधानी ऐहोल एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं जो है व्यापारिक केंद्र था। ठीक, आगे बात करें इस अवधि के दौरान दोनों दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक राजवंश थे। एंड पुलकेशन प्रशस्ति की बात करें तो पुलकेशन प्रशस्ति जो है पुलकेशन सबसे जो है प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। ठीक, एंड आगे यहाँ पे बात की जा रही है उनकी प्रशस्ति की रचना उनके जो है दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की है और रवि कीर्ति की बात करें उसकी वंशावली बताता है। ठीक, और इसमें जो पश्चिमी और पूर्वी तटों पर उनके अभियानों के बारे में जानकारी देता है, पल्लव राजाओं पर उसके आक्रमण के बारे में जानकारी देता है और इसके साथ जो है हर्ष की पराजय के बारे में जानकारी देता है। ठीक, आगे बात करें प्रशासन के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन तो गांव का प्रशासन मूल इकाई थी एंड शासकों के लिए भू राजस्व महत्वपूर्ण थी एंड कुछ पद जो है वंशानुगत थे। सिंपल है, दादा उनका बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा उनका बेटा सेम पद पे रहेगा। ठीक, बिना किसी एग्जाम के कह सकते हैं कभी कभी जो है एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होता था। ठीक, अपनी सत्ता को दिखाने के लिए जैसे बात करें आज की डेट में जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास जो है कई एक पद है। ठीक है ना, आपको पता होगा। तो इसी प्रकार से उस समय राजा या जो है उच्च पद पे व्यक्ति हुआ करता था उसके पास एक ही व्यक्ति के पास कई पद हुआ करते थे। ठीक, आगे बात करें मुख्य बैंकर और व्यापारी का जो भी जो है स्थानीय प्रशासन में दखल हुआ करता था। ठीक, यहाँ पर देखो बात की जा रही है मुख्य बैंकर और व्यापारी का स्थानीय प्रशासन में लोकल गवर्नमेंट में दखल हुआ करता था। ठीक, शक्तिशाली लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए काफ़ी मजबूत हो गए थे। ठीक, देखो शक्तिशाली लोग जो थे वह स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और स्थापित करने के लिए मजबूर हो गए थे। और शक्तिशाली लोग में कौन थे? व्यापारी जनरली थे, ठीक है ना, और बैंकर थे। ठीक, अब बात करेंगे पोस्ट पद के बारे में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से जो है ना मान के चलो एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है ना, महादंड नायक उस समय यानी कि गुप्तकालीन समय जो है यह राजा हुआ करता, मुख्य न्यायिक अधिकारी, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। ठीक, कुमार अमात्य यह महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे। एंड संधि विग्राहिका तो यह जो है युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता और नगर श्रेष्ठी यह जो है मुख्य बैंकर या व्यापारी हुआ करता था। ठीक, आगे बात करें सार्थ वाह यह व्यापारी कारवां का नेता हुआ करता। कारवां शब्द से जो मतलब है उस समय जो व्यापार करते थे, व्यापार में जो है एक अकेला व्यक्ति व्यापार नहीं करता था, सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ चलते थे व्यापार करने के लिए और इसमें जो है कुछ यात्री भी लोग शामिल हुआ करते थे। ठीक है ना, जिस प्रकार से आज की डेट में यात्रा लोग करते हैं देश से विदेश में, ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से उस समय भी करते थे। ठीक, तो ये पूरे लोग
जो एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान, या कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। कुछ लोग व्यापार के उद्देश्य से जा रहे हैं और कुछ लोग जो यात्रा के उद्देश्य से जा रहे हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से कारवां कहलाते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रथम कुलिका, तो यह जो है मुख्य शिल्पकार हुआ करता था। ठीक आगे बात की गई है नई तरह की सेना के बारे में, न्यू काइंड ऑफ आर्मी। ठीक, हाथियों, रथों, घुड़सवार सेना और पैदल सैनिकों के साथ एक सुव्यवस्थित सेना बनाए रखी गई थी। ठीक है ना, और इसमें भी जो है एक नियम था। ठीक है ना, कि सबसे पहले मान लो किसको रखना है। ठीक है ना, उसके बाद जैसे हाथी को रखना है, फिर घोड़े को रखना है, फिर पैदल सेना को रखना है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये भी एक क्रम होता था, उसी प्रकार से ये सेना चलती थी। ठीक, आगे बात की जा रही है सामंत या सैन्य नेता। ठीक, तो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सेनाएं उपलब्ध कराता था। कौन? सामंत। ठीक है ना, एंड वे नियमित वेतन पर नहीं थे, उन्हें राजस्व एकत्र करने के लिए भूमि अनुदान मिला था। एंड आगे बात की जा रही है उन्होंने जो है राजस्व का उपयोग सैनिकों और घोड़ों के रखरखाव के लिए किया था। एंड उन्होंने युद्ध के लिए उपकरण भी उपलब्ध कराए थे। ठीक, अब हम बात करेंगे अंत में बात करेंगे तो यहाँ सभा के बारे में बात की गई थी, असेंबली। ठीक, तो अच्छा एक सभा इसमें सभा थी। ठीक है ना, असेंबली, और इसमें जो ब्राह्मण जमींदारों की सभा हुआ करती थी। ठीक, एंड आगे बात करें इसमें जो कृषि, सिंचाई, सड़कों और जो मंदिरों के लिए उप समितियाँ बनाई गई थी। ठीक, उनके बारे में बात करें तो उन जो है यह ग्राम सभाएं हुआ करती थी। ठीक, देखो एक सेकंड, देखो सभा के बारे में बात करें तो यह जो है ब्राह्मणों और जमींदारों की सभा हुआ करती थी। ठीक, और उर की बात करें तो उर जो है ग्राम सभा हुआ करती थी, और ग्राम सभा में जो आम जनता रहती है उनकी, और जहाँ भूमि के मालिक ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। ठीक, आगे बात करें नगरम के बारे में तो नगरम जो है व्यापारिक संगठन थे। ठीक, अमीर और शक्तिशाली जमींदारों और व्यापारियों द्वारा निमंत्रित थे। ठीक, आगे बात करें आम लोगों के बारे में तो आम लोग उस समय के बारे में। ठीक, जैसे नाटकों और अन्य विवरणों से जानकारी मिलती है आम लोगों के बारे में। कालिदास के नाटक ने राजा के दरबार के जीवन को दर्शाया। राजा और ब्राह्मण संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक, आगे बात करें साधारण लोग प्राकृतिक भाषा बोलते थे, और फाजियान ने जो है छुआछूत की प्रथा पर ध्यान जो है दिया था। एंड जो बाम भट्ट, ठीक है ना, ने जो है राजाओं की सेना के मार्च का विवरण जो प्रदान किया था। देखो यहाँ पे लिखा है राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे। ठीक, और आम लोग जो प्राकृतिक बोलते थे। ठीक है ना, तो उस समय के जो आम जनता थी वह प्राकृतिक भाषा बोलती, और संस्कृत भाषा एक उच्च कुलीन भाषा मानी जाती, और उच्च कुलीन भाषा को पढ़ने का अधिकार भी केवल जो उच्च कुलीन लोग थे उन्हीं को हुआ करता, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक है ना, राजा, सामंत, इन सबको संस्कृत भाषा बोलने का अधिकार हुआ करता था, पढ़ने का भी। तो इसलिए संस्कृत भाषा यही लोग बोलते थे, और आम लोग जो प्राकृतिक भाषा बोलते थे। और यह मतलब छोटे लोग जो कास्टिज्म के आधार पर छोटे, या फिर कुल के आधार पर छोटे हुआ करते थे, यह प्राकृतिक भाषा बोलते थे। अगर हम आज की डेट में बात करें तो सिंपल है, देखो आज की डेट में कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसा है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं वह इंग्लिश भाषा बोलते हैं, और छोटे से स्कूल गांव देहात में जो है हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है ना, और छोटे स्कूल में वही पढ़ता है जो गरीब है। ठीक, तो हिंदी पढ़ने वाला गरीब। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बड़े लोग आज की डेट में इंग्लिश बोलते हैं और छोटे लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से उस समय था। आगे बात करें हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन जो है लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। हालांकि वह अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी वह थानेश्वर का राजा बना था। ठीक, उसने जो कन्नौज पर अपना कब्जा कर लिया था, एंड बंगाल के शासक के विरुद्ध जो एक सेना का नेतृत्व किया था। एंड आगे बात करें मगध और बंगाल दोनों पर विजय प्राप्त की, मगध पे प्राप्त की और बंगाल पे। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है दक्कन में मार्च एक तरह से यात्रा हुआ करती थी। ठीक है ना, मार्च ने किया। एंड और आगे बात की जाए, लेकिन जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ठीक, किस में कहाँ पे किया था? दक्षिण में। और हर्षवर्धन एक्चुअली नॉर्थ का राजा हुआ करता था। देखो सिंपल बात करें, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया का शासक था हर्षवर्धन, और इसने साउथ की तरफ जो है अपना मार्च किया, कह सकते हैं अभियान किया। और अभियान का जो मेन उद्देश्य हुआ करता वो था आपका साम्राज्य विस्तार। ठीक, पड़ोसी राज्य पर अपना अधिकार जमाओ और
पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लो, ठीक। और जब हर्षवर्धन ने दक्षिण में अभियान किया या कह सकते हैं मार्च किया, तो दक्षिण में जो चालुक्यों का शासन था और चालुक्यों ने जो हर्षवर्धन को रोका और हर्षवर्धन को जो हरा दिया, ठीक।